तो उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं, जिसमें से पहली खुसूसियत ये होती है कि आपको ये डिफाइन करना होता है कि मशीन किन कैरेक्टर्स पे डिफाइन है. फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक मशीन. एक मिनट कीजिएगा. ये मैंने आपके लिए जो है वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन या कॉपी किया है, जिसमें आप नॉर्मली रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना है. कहता है L1 इज, जब तक स्टूडेंट जब गैदर हो जाएंगे, L1 is a set of all string that are decimal integer number. Specifically, L1 consists of the string that start with the optional sign followed by the one or more digits. Example of the string in L1 are 0, 2, plus 9 or minus 241, like that. But there is no limit of the string length. यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि string length कितनी होगी. अगर वो कहता है कि string की length इतनी होगी तो हम उसको कह देते हैं कि इतनी length की string है. अगर आपने इसकी एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिजाइन करना है तो अब आप सोचेंगे इसको किस तरह से डिजाइन किया जाए. कि आप एक इंटीजर नंबर डिजाइन करना चाहते हैं ऑप्शनल प्लस या माइनस साइन के साथ, और फिर वो नंबर्स के साथ. तो अब अगर कहा जाए कि ये इसमें इसने तो नहीं बताया आपकी लैंग्वेज किन कैरेक्टर्स पर डिफाइन है, तो आप कहेंगे हमारी लैंग्वेज, ये वाली लैंग्वेज जो हम डिजाइन करने जा रहे हैं, वो डेफिनेटली उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो 0 से लेकर 9 तक के कैरेक्टर पर डिफाइन है. और ऑप्शनल क्योंकि है तो प्लस और माइनस भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट है. ये चीज़ें हमारी लैंग्वेज का पार्ट है. दीज कैरेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. यू में ट्रांजिशन जो होगी वो इन कैरेक्टर से आप कर सकते हैं. अब अगली बात ये कि ये जो ऑप्शन हमें अभी, तो हम डीएफए तो नहीं बना रहे, लेकिन जो लैंग्वेज हमारी है वो किस तरह से प्रेजेंट की जाएगी आर ई के अंदर. तो इसने कहा था कि प्लस और माइनस ऑप्शनल है, यानी एक इंटीजर टाइप नंबर जो साइन अनसाइन नंबर के साथ डिफाइन किया जा रहा है. तो आप कहेंगे अगर साइन नंबर के साथ डिफाइन किया जा रहा है तो वो या तो प्लस से शुरू हो सकता है. अच्छा, क्योंकि प्लस नॉर्मली हम लोग अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं और ये वाला प्लस जो है वो हमारी लैंग्वेज का कैरेक्टर है, तो इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं और का साइन यूज कर लेता हूँ, या माइनस जो है वो यूज किया जाएगा. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये दोनों कैरेक्टर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आइदर प्लस और आइदर माइनस. जी बिल्कुल ऐसा ही है. तो आप या तो प्लस यूज करेंगे या माइनस यूज करेंगे, और उसके बाद आप कोई भी कैरेक्टर जो है मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, और 0 से लेकर 9 तक. तो आपने कहा 0 से लेकर 9 तक आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई एक कैरेक्टर का इस्तेमाल करना जरूरी है, लिहाजा आप क्लीन प्लस लगा देंगे यहाँ पर. ठीक. तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके पास एक ऐसा कैरेक्टर जनरेट कर देगा जो प्लस या माइनस से स्टार्ट होगा. ठीक. और उसके बाद आप कोई कैरेक्टर या उसके मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है वो यूज करके प्लस साइन. इसमें एक इशू ये है कि आप जो है वो विदाउट साइन कैसे यूज करेंगे. यानी इसमें से तो आप कह रहे हैं कि या तो प्लस या माइनस यूज करना जरूरी है. तो विदाउट, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप कैपिटल ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जैसे हम स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल करें जब कोई बंच यूज करते हैं या फिर इस तरह और की कंडीशन यूज कर रहे हैं, तो आप कैपिटल ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं. और एक्चुअल लैंग्वेज के अंदर जो है वो कैपिटल ब्रैकेट ही इस्तेमाल होती है. अब इससे अगर हम कोई नंबर डिफाइन करें जो कि डिजिट हो, ये एक प्रेजेंटेशन है हमारे साइन अनसाइन डिजिट की, लेकिन इसमें अनसाइन नंबर डिफाइन नहीं हो रहा कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू राइट एनी नंबर्स,
So you will start from this bracket and pick one, either plus or minus. How to not pick from either plus or minus, यानी ये कैसे होगा कि आप प्लस या माइनस पिक ना करें। तो अब यकीनन ये चीज़ जो है ज़रा डिफ़िकल्ट है कि हम यहाँ पे किस तरह से, यकीनन आप यहाँ कहेंगे कि भाई माइनस पिक करें, उसके बाद फिर इसकी कोई भी कॉम्बिनेशन आप लिख लें। मिसाल के तौर पर 9, क्योंकि आप 0 से 9 तक कोई भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, तो 9 1 2 लिख लें, या आप प्लस लें तो आप 0 1 5 लिख लें। तो ये ऑप्शन तो आपके पास वैलिड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये साइन ना लिखूं, तो मुझे क्या करना होगा, यानी साइन ना है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक नंबर ऐसा भी लिखा है जो अनसाइन नंबर है। तो उसके लिए अगर एक्सटेंडेड फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो एक ऑप्शन है, वरना अगर आपको एक्सटेंडेड फॉर्मेट नहीं आता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। तो आप कहते हैं कि भाई प्लस माइनस, प्लस या माइनस चूज करें, और इसके आगे आप यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट के साथ जीरो साइन लगा दें। ये एक्सटेंडेड नोटेशन है जो हमने बेसिक नोटेशन में डिस्कस नहीं की। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर दें, और उसके ऊपर प्लस साइन लगा। इसका मतलब प्लस जीरो, यानी कर्ली ब्रैकेट में जीरो का मतलब इंडिकेशन ये होती है कि इससे पहले जो ब्रैकेट है, कैपिटल ब्रैकेट, उसमें से अगर कोई कैरेक्टर पिक करेंगे तो एक ही दफा पिक कर सकते हैं। जीरो का मतलब ये, अगर इफ यू वांट्स टू पिक आइदर प्लस और माइनस, तो यू कैन पिक ओनली वंस, यानी आप एक दफा पिक कर सकते हैं, और अगर आप पिक नहीं करना चाहते तो वो भी आपको अलाउ है। तो जीरो इज इंडिकेशन ऑफ आइदर वन और जीरो, यानी एक दफा पिक करें या ना पिक करें। तो वो बेसिकली यहाँ पे आप जीरो से इसको प्रेजेंट कर देते हैं। और ये, और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते थे कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी कोई नोटेशन होती है, तो फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि प्लस और माइनस एक दफा पिक करें, और इसके साथ जो है वो 0 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को पिक कर लें, और प्लस साइन जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो ये तो हो गया वो जो हमने पहले लिखा था। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लस साइन लगाएं जो इस बात की इंडिकेशन हो कि अगर आप प्लस या माइनस से स्टार्ट नहीं करना चाहते तो यू कैन राइट 0 to 9 ऑफ प्लस, यानी इस तरह से आप इसको लिख लें कि ये प्लस जो है ये क्लीन प्लस है, यूनियन के लिए जो इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई साइन नंबर इस्तेमाल करना है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, और अगर कोई अनसाइन नंबर स्टार्ट करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका ऑल्टरनेट मेथड है कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड नोटेशंस का नहीं पता तो इस तरह से उसको हाँ, लेकिन कुछ जगहों पे हम इस बात को बड़े मुश्किल से हैंडल करते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, जो कैरेक्टर की लेंथ है वो भी 7 से ज़्यादा नहीं होगी या 5 से ज़्यादा नहीं होगी, तो अभी तो ये जो कैरेक्टर हैं, डिजिट्स हैं, इनकी डिजिट्स जो हैं वो अनलिमिटेड साइज के हो सकते हैं, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि आप इसको 100 कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं आपको एग्जैक्टली 5 साइज देना है, या कोई कहे नहीं एग्जैक्टली जो है नहीं, बल्कि 1 से लेकर 5 साइज देना है, तो इसके लिए फिर आप अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं, और वो कुछ इस तरह से, या अगर कोई कहता है कि साइज भी मैटर करता है, तो प्लस और अब टोटली इसको हम एक्सटेंडेड नोटेशन पे ले जाते हैं। तो वो कहता है कि इसको हम 0 कर देते हैं कि आप चाहे एक दफ़ा यूज़ करें ना करें। उसके बाद 0 से 9 को साइज लिमिट है 5 का। 5 का मतलब है नॉट एग्जैक्टली 5, यू कैन राइट 1 to 5, यानी 1 से 5 तक के डिजिट अलाउ हैं। तो यू विल राइट कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे आप 1,5 जो है वो अलाउ कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि इसमें अब देखें प्लस साइन ही लगाया, ये भी लूप की इंडिकेशन है कि यू कैन राइट मिनिमम 1 कैरेक्टर और मैक्सिमम 5 कैरेक्टर। ये बेसिकली अब आप यहाँ पे इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर रिजिक्स, इसको रिजिक्स भी कहते हैं, और अगर आप रिजिक्स लिखें तो आपको बड़े डिफरेंट किस्म के रिजिक्स जो है वो नजर आए। अब अगर ये, अब इसमें से ये जो नंबर्स हैं ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं, इसमें इसके लिए कोई मशीन अगर डिज़ाइन करनी हो तो वी विल गो फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट क्लास में हम वही डिस्कस कर रहे थे। तो ये छोटे से सवालात हैं जो रियल एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आप डिजिट भी बनाते हैं, इंटीजर्स भी बनाते हैं, डेसिमल भी बनाते हैं, इस तरह के और बहुत सारी चीज़ें जो डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी होती है। तो दिस इज बेसिकली, अगर हम कोई फाइनाइट ऑटोमेटा जिसको हम सम टाइम अपने केस के अंदर डीएफए कहें, तो वो किस तरह डिजाइन होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि देयर आर 4 or 5 टपल्स फॉर आवर फाइनाइट ऑटोमेटा।
तो उसमें एक क्यू का साइन था. क्यू इज बेसिकली सेट ऑफ स्टेट. सिग्मा इज अ कैरेक्टर ऑफ द लैंग्वेज. This del sign is basically transition function. Q naught is a start state and F is a final state, multiple or one final state. Q naught start state और final state जो होता है वो आपके Q के अंदर बिलोंग करता है. ये भी इसी Q में बिलोंग करेगा, ये भी इसी Q में बिलोंग करेगा. ठीक है. इसकी कुछ ये तो थे वो पार्ट्स जो कि इसकी इंग्रेडिएंट्स थे, या आप कह लें कि इसके टपल्स थे, टपल्स भी कहते हैं. अब जो है वो इसको बनाएंगे कैसे, इसके रूल्स क्या हैं. रूल्स ये हैं कि जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे तो एग्जैक्टली वन इनिशियल स्टेट. जब आप डीएफए को डिटर्मिनिस्टिक को बताएंगे, डिटर्मिनिस्टिक के मायने में मैं बताऊंगा आपको, फाइनाइट भी बताऊंगा, ये शायद लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था. तो एग्जैक्टली वन इनिशियल स्टेट, यानी जब आप डिज़ाइन करें तो इनिशियल स्टेट की तादाद एक से ज़्यादा नहीं हो सकती. 0, 1 एंड मोर फाइनल स्टेट्स, यानी आपकी ऑटोमेटा में 1, 2 और 0 फाइनल स्टेट हो सकती है. यानी आप एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें कोई फाइनल स्टेट ही ना हो, तो उसका पर्पस ज़रा डिफरेंट होता है. और एक ऐसी मशीन बनाएं जिसमें 2 फाइनल स्टेट हो, तब भी आप बना सकते हैं. एक फाइनल स्टेट, अब फाइनल स्टेट के ऊपर कोई बेसिकली वो नहीं है लिमिट ना, मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं. Exact one transition is allowed of a character A belong to sigma, यानी जिस पे लैंग्वेज डिफाइन थी उस कैरेक्टर में कोई भी A का मतलब है जो सिग्मा में बिलोंग करने वाला कैरेक्टर है उसकी एक ट्रांजिशन अलाउ है किसी स्टेट से. इस जुमले ये रूल है. इसका मतलब ये है कि आप किसी स्टेट पे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे कोई स्टेट है, स्टेट नंबर 1. अब यहाँ से कोई ट्रांजिशन करना चाहते हैं और आपके लैंग्वेज जो है वो किसी कैरेक्टर पे डिफाइन हुई है, मिसाल के तौर पे 0 और 1 पे डिफाइन हुई है लैंग्वेज. तो इस स्टेट से आप 1 की एक ही ट्रांजिशन कर सकते हैं. यू कैन नॉट डू द अनदर ट्रांजिशन. ये अलाउ नहीं है कि एक स्टेट पर खड़े हैं और आप 2 ट्रांजिशन करें, ये अलाउ नहीं है. तो आप सिर्फ एक ट्रांजिशन जो है यहाँ से कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है द ट्रांजिशन ऑफ ईच कैरेक्टर ए, यानी कोई भी कैरेक्टर जो कि आपके डिफाइनिंग लैंग्वेज के कैरेक्टर में बिलोंग करता है, आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टेट. यानी हर स्टेट पे तमाम कैरेक्टर की ट्रांजिशन भी ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लैंग्वेज 0 और 1 पे डिफाइन हुई है तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ये मेरे पास एक स्टेट है, तो यहाँ से एक ट्रांजिशन 1 की होनी ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट हो, लेकिन एक ट्रांजिशन जो है वो 0 की होनी भी ज़रूरी है. माइट बी बोथ ऑफ देम गो फॉर द सेम डायरेक्शन, दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाते हों, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हों. इवन कि हो सकता है कि अपने ही आपको लूप में लगते हों. तो ये अगर हटा दें और हम कह दें 0 जो है वो अपने आप को लूप में यहाँ पर रखेगा. लेकिन जो भी कैरेक्टर एग्जिस्ट करेंगे उन तमाम की ट्रांजिशन हर स्टेट पे होनी ज़रूरी है. ये इस जुमले का मतलब है. ट्रांजिशन ऑफ ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की ट्रांजिशन विच बिलोंग्स टू योर सिग्मा, जो पार्ट में बिलोंग करता है, आर कंपल्सरी फ्रॉम एवरी स्टेट. हर स्टेट से हर कैरेक्टर की ट्रांजिशन होना ज़रूरी है. यू कैन नॉट skip any transition at any state. Null transition is not allowed. यानी आप की लैंग्वेज में अगर नल भी एग्जिस्ट करता हो तब भी आप नल ट्रांजिशन नहीं कर सकते. नल ट्रांजिशन किसे कहते हैं? दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन. नल इज नॉट अ कैरेक्टर, दिस इज अ बिहेवियर बेसिकली. कि नल को नॉर्मली हम लोग एक्सेंट्रिसिटी ई से जाहिर करते हैं. ये कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ इस बात की इंडिकेशन है कि ये एक नल प्रेजेंटेशन है कि यू कैन नॉट गो फ्रॉम वन स्टेट. यानी अगर मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है तो मुझे कोई ना कोई कैरेक्टर पास करना पड़ेगा, तो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करूंगा. अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जा रहे हैं तो विदाउट एनी कैरेक्टर आप नहीं जा सकते. नल कोई कैरेक्टर नहीं होता. तो आप कहेंगे मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे जा सकता हूँ विदाउट एनी कैरेक्टर. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन डीएफए. डीएफए अलाउ नहीं करता है इसको. एनएफए अलाउ करता है लेकिन डीएफए इसको अलाउ नहीं करेंगे. ये 5 रूल्स जो हैं इस बेसिस पे हमें किसी भी किस्म की ऑटोमेटा बनाने में हेल्प करता है. तो अब हमारे पास 3 चीज़ें हो गई. इसमें से इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बेसिकली ये ट्रांजिशन है. तो सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये ट्रांजिशन जो है वो हमें सीखना है कि ट्रांजिशन होती कैसे है. एक स्टेट पे खड़े हैं, एक कैरेक्टर जो है वो आप देंगे और किसी दूसरे स्टेट पे चले जाएंगे. दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन. हाउ टू राइट मैथमेटिक्स ऑफ दिस ट्रांजिशन. तो इसको इस तरह से लिखा जाता है. ये ट्रांजिशन फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, दिस इज अ ट्रांजिशन फंक्शन. फंक्शन मींस द डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसीज आर इंक्लूडेड इन दिस फंक्शन.
सो ये इसकी डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसीज है। ये एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हुआ है और वो कहता ये है कि ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब ये है, इस ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब ये है कि आप एक स्टेट पे खड़े हैं क्यू पे, और एक कैरेक्टर आप ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसे आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, आप एक स्टेट पे खड़े हैं और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपके पास कोई 2-3 स्टेट यहाँ पे मौजूद हैं, 3 स्टेट मौजूद हैं, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, और कैरेक्टर आपके पास 2 हैं, फिलहाल 2 कैरेक्टर है। तो आपने कहा 2 कैरेक्टर कौन कौन से, मिसाल के तौर पे ए और बी कैरेक्टर है, तो ये ए बी हो गया। यहाँ से इसकी ट्रांजिशन जो है, मैं ये अपनी रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ये ए और ये बी हो गया, और यहाँ पे ये जो है ये ए हो गया और ये बी हो गया। बिल्कुल रफ डायग्राम बनाइए कि क्या कर रही है, हमें इससे कंसर्न नहीं, अभी हम इस ट्रांजिशन को समझना चाहते हैं। तो अगर ये स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है और ये स्टेट नंबर 3 है, तो ट्रांजिशन किस तरह काम कर रहा है कि यू विल स्टैंड एट अ स्पेसिफिक स्टेट, आप एक स्पेसिफिक स्टेट पर खड़े होंगे और एक कैरेक्टर कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और इस तरह की सारी कॉम्बिनेशन, अगर आपको याद हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था कि अगर आप किसी सेट ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं 1-2 के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं 1-2 के साथ, तो आप टपल बनाते हैं, और वो इस तरह बनता है कि पहला बनेगा a,1, फिर दूसरा बनेगा a,2, और फिर उसके बाद ये हम अपने डेटाबेस में भी यूज करते हैं कसरत से, b,1, एंड देन फोर्थ वन इज कॉल्ड b,2, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और डेटाबेस में जब आप ज्वाइन की क्यूरी लगाते हैं इन राउटर ज्वाइन, तो इसमें भी ये समटाइम यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे कि क्यू हमारे पास इस वक्त सेट क्या है, क्यू हमारे पास है 1 2 3, यानी ये हमारे पास स्टेट है। अगर आप देखें तो ये क्यू स्टेट है, और सिग्मा इज बेसिकली व्हाट आर द कैरेक्टर, तो ए बी कैरेक्टर है, एंड यू आर मेकिंग सम कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन क्यू एंड, तो हाउ मेनी कार्टेशियन प्रोडक्ट आर देयर, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 to the 6 डिफरेंट ट्रांजिशन होंगी, यानी 1 के अगेंस्ट में अगर हम देखें तो 1 पे खड़े हैं ए की ट्रांजिशन, और 1 पे खड़े हैं तो बी की ट्रांजिशन, वो ये रही। 2 पे खड़े हैं ए की ट्रांजिशन, 2 पे खड़े हैं बी की ट्रांजिशन, वो ये यहाँ पे भी होगा। 3 पे खड़े हैं ए की ट्रांजिशन, 3 पे खड़े हैं बी की ट्रांजिशन, ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो कहता है कि यार ट्रांजिशन क्या होती है कि आप एक स्टेट पे स्टैंड करते हैं और कोई कैरेक्टर कंज्यूम करते हैं। मिसाल के तौर पे 1 पे खड़े हैं और एक कैरेक्टर ए कंज्यूम किया हमने, तो यू विल मूव अनदर स्टेट। अनदर स्टेट का मतलब ये है कि किसी स्टेट पे आप चले जाएंगे। इट इज नॉट एसेंशियल कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 2 पे खड़े हैं, यहाँ पे आपने कहा 2 पे खड़े हैं और एक कैरेक्टर ए कंज्यूम किया, तो आप किसी स्टेट पे चले जाएंगे। किसी स्टेट का मतलब है जो स्टेट सेट ऑफ स्टेट है, तो उसमें आप अपने आप में भी रह सकते हैं। समटाइम स्टूडेंट ये गुमान कर लेते हैं कि स्टेट का चेंज होना जरूरी है। इट इज नॉट एसेंशियल, यू मे स्टे एट द सेम स्टेट, बट दिस इज कॉल्ड यू विल, यानी आप स्टेट की दुनिया से बाहर नहीं निकल जाएंगे। जब आप ये ट्रांजिशन करेंगे तो अपने स्टेट पे ही रहेंगे। तो क्यू क्रॉस सिग्मा आपको इसी स्टेट पे रखेगा, और इस तरह से आप यहाँ पे स्टेट के अंदर जो है मौजूद। तो ये कहलाता है बेसिकली ट्रांजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम आगे जब दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसकी ट्रांजिशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी इसके मुकाबले में। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन फंक्शन। यहाँ पे इन्होंने कुछ डायग्राम शो की है और ये बताया है कि देखें इस तरह से हम काम करते हैं कि ये इनिशियल स्टेट, इनिशियल को नॉर्मली माइनस साइन से और फाइनल को प्लस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे ये एक डीएफए डिजाइन कर रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर भी कर दूं कि डिटर्मिनिस्टिक का मतलब आप जैसे आपको मालूम ही है कि डिटर्मिनिस्टिक होता है कि जब आप किसी स्टेट पर खड़े हैं तो किसी कैरेक्टर की ट्रांजिशन से एम्बिग्यूटी ना हो कि कहाँ जाएंगे। एम्बिग्यूटी का मतलब 2 तरीके से हो सकता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे इस स्टेट पर खड़े हैं जो कि स्टेट नंबर 1 है, और आप कहते हैं कि इसमें ए दूंगा तो यहाँ चला जाऊंगा, इस स्टेट पे चला जाऊंगा, और एक और भी आपने यहाँ पे इस तरह बना दिया कि ए दूंगा तो इस जगह चला जाऊंगा, तो ये हो गया स्टेट नंबर 2 स्टेट नंबर 3, जो कि अलाउ ही नहीं, इसीलिए अलाउ नहीं क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक है। अगर आप 1 पे खड़े हैं और ए दें तो आपके पास अभी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि इस तरफ जाना चाहिए तो सही होगा, या इस तरफ हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक रास्ता सही हो और एक रास्ता आपको आपकी डेस्टिनेशन तक ना लेके जाए, तो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। तो ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। तो हम क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक बना रहे हैं तो लिहाजा हर स्टेट से सिर्फ एक ही ट्रांजिशन कर सकते हैं किसी कैरेक्टर की, ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना हो कि कहाँ जाएंगे।
इफ यू स्टैंड ओवर हेयर 1 पे खड़े और ए की ट्रांजिशन करते हैं तो यू ओनली कैन गो एट 2, आप 2 पे जा सकते हैं। कौन बताएगा? ये प्रॉब्लम के बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम। ये प्रॉब्लम बताएगा कि हमें कहाँ जाना है, वो तो जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप किसी स्टेट पे खड़े हैं और यहाँ से आप किसी स्टेट पे जा रहे हैं किसी ए से 1 से 2 पे, लेकिन अगर आप 1 पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं बी दूंगा, बी, तो बी की कोई ट्रांजिशन ही नहीं है यहाँ पे आपने बनाई, तो फिर तो एम्बिग्यूटी है कि बी क्या करना चाहिए बी के लिए। और कैरेक्टर आपकी लैंग्वेज जो है वो ए बी पे डिफाइन हुई भी है, तो दिस इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। तो ये इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए ही रूल में लिखा हुआ था कि हर स्टेट पे हर कैरेक्टर की ट्रांजिशन जरूरी है। एवरी स्टेट शुड हैव सम, एवरी स्टेट शुड हैज द ट्रांजिशन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, कि हर कैरेक्टर की ट्रांजिशन वहाँ पे होनी जरूरी है। तो इसलिए एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इस एम्बिग्यूटी से बचने के लिए यहाँ रूल लिख दिए गए थे। रूल अगर आप पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसी बात की इंडिकेशन है, थर्ड और फोर्थ, कि आप किसी किस्म की एम्बिग्यूटी नहीं रखते, इसलिए इसको डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है। फाइनाइट का वर्ड इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होते हैं फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते। यानी जितनी भी स्टेट्स हों, 200, 1000 और जितनी भी हों, जितना बड़ा भी ऑटोमेटा आप बना लें, लेकिन क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट रखता है इसलिए इसको फाइनाइट कहते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हैं जो स्पेसिफिक काम को ऑटोमेट करेगी। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब अगर क्या काम करेगा, हम एक्चुअल में फौरन के फौरन कंपाइलर पे चले जाएं तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसमें कैरेक्टर भी ज़्यादा होते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है। तो हम अभी सिंपल 2 कैरेक्टर पे रहते हुए काम करेंगे। वो कैरेक्टर 0-1 भी हो सकते हैं, वो कैरेक्टर ए बी भी हो सकते हैं। इन दोनों कैरेक्टर पे रहते हुए जब हम अपनी कोई भी मशीन डिज़ाइन करेंगे तो एकदम से हम 10 कैरेक्टर वाली मशीन भी डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो डिजिट्स वाले सवाल को प्रेजेंट करना सिखाया, तो उसमें टोटली हमने 12 कैरेक्टर यूज़ किए थे, 12 कैरेक्टर। जब 12 कैरेक्टर और ज़्यादा कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो वी आर नॉट राइट द ईच एंड एवरी कैरेक्टर, वी हम लोग बंच में लिखते हैं। जैसे 0 से 9 को मैंने बंच में लिखा, तो ट्रांजिशन में भी उसको बंच पे लिखा जाता है। तो मैं अभी आपको, जो थोड़ी देर पहले हमने प्रेजेंटेशन देखी थी आरई की, डिजिट्स साइन अनसाइन नंबर को प्रेजेंट करने की, उसका भी ऑटोमेटा डिजाइन कर लेंगे जब हमें थोड़ा सा इस पर ग्रिप हो जाती है और ये समझ आता है कि ये एक मशीन है। और ये ऐसी, इसके बाद फिर इसका एल्गो लिखना कोई मुश्किल नहीं होता। अभी हम जो है इसका जेनेरिक एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं कि आप इसकी ट्रांजिशन टेबल दें तो वो आपको बता देगा कि आपके दिए जाने वाला टोकन जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये एक मशीन हमने बनाई हुई है इन्होंने, और ये मशीन जो है वो एक्स से स्टार्ट होती है और बी अगर दिया जाए तो एक इंटरमीडिएट स्टेट पे जाती है, और यहाँ पे आने के बाद चाहे ए दें या बी दें इसी जगह पे रहता है। और एक्स पे खड़े हैं, ए देंगे तो एक और नए स्टेट पे जाता है जिसका नाम जी और प्लस भी है, और उसके बाद चाहे आप जो है वो ए दें या बी दें उसी स्टेट पे रहेगा। तो इससे जाहिर ये होता है, हालांकि हम रिवर्स प्रोसेस पे चल रहे हैं, इससे जाहिर ये होता है कि अगर स्टार्ट बी से हो गया तो वी कैन नॉट रीच टू फाइनल स्टेट। यानी अगर बी से स्टार्ट हो गया तो हम फाइनल स्टेट पे जा ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट स्टेट है। अदर देन फाइनल स्टेट ऑल स्टेट्स आर इंटरमीडिएट। इवन कि ये भी इंटरमीडिएट स्टेट है, लेकिन स्पेशल नाम है इसका इनिशियल स्टेट भी है, और ये इंटरमीडिएट स्टेट है। और जब आप इस पे जाके रुक जाते हैं, या मिसाल के तौर पे मैं एक कैरेक्टर देता हूँ बी ए बी बी ए, हमारी लैंग्वेज अगर इनकेस ए बी पे डिफाइन हुई है, जो कि हम मशीन को देख के डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी लैंग्वेज अगर ए बी पे डिफाइन हुई है तो बी ए बी, और डॉलर साइन नॉर्मली हम अपने प्रोसेस के लिए देखते हैं कि ये एंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स है। ये मैं एक टोकन दे रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये हमारी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं। तो मशीन कैसे इस पर वर्क करेगी, मशीन पहले बी की ट्रांजिशन कराएगी, इनिशियल पे खड़ा है, बी की ट्रांजिशन कराया, वाई पे आ गया, वाई पे स्टैंड करता है, ए की ट्रांजिशन कराया वाई पे रहेगा, बी की ट्रांजिशन कराया बी वाई पे रहेगा, और फिर बी की ट्रांजिशन कराया वाई पे रहेगा, और उसके बाद डॉलर साइन से बाहर निकलेगा। देखना ये होता है कि जब ये बाहर निकल रहा है तो किस स्टेट से निकल रहा है, आइदर फाइनल से निकल रहा है, नॉन फाइनल से निकल रहा है। अगर नॉन फाइनल से निकल रहा है तो ये रिजेक्ट हो गया, और अगर फाइनल से निकल रहा है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे ये, क्योंकि नॉन फाइनल से निकल रहा है तो ये रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो रहा है हमें ये गौर करना है। और इसी तरह से अगर कोई हम ऐसा स्टेट दे रहे हैं ए बी, ठीक है, बी बी ए और बी, ये कोई हम एक टोकन दे रहे हैं और उस बेसिस पे हम पूछते हैं कि भाई इसकी क्या करेगा, तो ए देंगे तो जेड पे चले जाएंगे, ए देंगे तो जेड पे, उसके बाद आप कुछ भी दें आप जेड पे ही रहेंगे। वो हमें नजर ही आ रहा है कि कोई ऐसी मूवमेंट नहीं। और जब बाहर निकलेंगे तो फाइनल स्टेट से निकलेंगे, इसका मतलब ये जो है वो एक्सेप्ट हो गया।
तो लैंग्वेज हमें बड़ा आसानी बता रहा है कि ये लैंग्वेज एक ऐसी है जो ए से शुरू होने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद आप चाहे ए दें बी दें, उसको कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन स्टार्ट ए से होना ज़रूरी है। इसलिए ये मशीन जो है वो सिर्फ ऐसी लैंग्वेजेस को, ऐसे कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा जिसके टोकन जो है वो ए से शुरू, और जिसके टोकन बी से शुरू हो उसको इंटरमीडिएट पे लाके छोड़ देगा। दिस इज कॉल्ड गार्बेज इस सवाल के लिए। और जैसे ही बी से शुरू हुआ वहां छोड़ दिया, उसके बाद आप लाख कोशिश करें, वो जाहिर है क्योंकि स्टार्ट बी से हो चुका है, लिहाजा हमें उसको बाहर निकलने नहीं देना। तो ये अब देख लें, इसमें हमने अपने सारे रूल को फॉलो किया। रूल क्या है कि एक्स पे खड़े हैं तो आपको ए और बी दोनों की ट्रांजिशन होनी चाहिए। देख लें, ए की भी ट्रांजिशन है, बी की भी ट्रांजिशन है। अगर आप जेड पे हैं तो देख लें, आप फाइनल में आने के बाद भी इस बात को केयर कर रहे हैं कि ए की ट्रांजिशन भी है, बी की ट्रांजिशन भी है। और इसी तरह से इस पे आने के बाद भी आपने इस बात को केयर किया कि आप ए की ट्रांजिशन भी है, बी की ट्रांजिशन भी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमने इसको सिंपली अपने रूल को फॉलो करते हुए, जो रूल हमारे पास था उसको फॉलो करते हुए इसको हमने डिजाइन कर लिया। और इसकी आरई भी हमने एक तरह से देख ली मशीन को देखते हुए कि इसकी आरई जो है वो ये थी, ए प्लस बी स्टार। इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि हमें इवन लेंथ का हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया था लास्ट क्लास में, और आप लोगों ने ठीक ही बनाया था वो। तो इवन लेंथ, यानी इवन लेंथ का मतलब ये होता है कि आपकी जो ऑटोमेटा है वो कुछ इसको इस तरह भी दिया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि समटाइम ऐसा होता है कि लिखने का अंदाज डिफरेंट हो जाता है कि W, यानी इसी बात को जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको इस, लेकिन अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को दे रहे होंगे तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही देंगे। ये सिर्फ मेरे और आपके लिखने का एक अंदाज है। W हमारे लैंग्वेज का पार्ट है, यानी उसके टोकन कैसे होंगे, W होंगे सच दैट जो W है इसका बिलोंग करना जरूरी है किसके साथ, a प्लस बी के स्टार के साथ। ये बिलोंग करेगा ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी स्टार सच दैट, ठीक है, एंड, और एंड का वर्ड का मतलब है कि ये वाली चीज भी होनी जरूरी है इसके साथ साथ। अगर ये इससे बिलोंग करता है तो साथ में ये भी हो। एंड का मतलब ये होता है कि लेंथ ऑफ W जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए। ठीक है, और इवन को भी लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल हम इवन ही लिख रहे हैं यहाँ पे। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आर लैंग्वेज इज लाइक दिस, कि हमारे लैंग्वेज के जो वर्ड्स होंगे वो W होंगे सच दैट W belongs to a comma B star, all possible combination of AB, but should be length of cardinality. This is called cardinality of W is equal to even. Even होना जरूरी है. This is a representation of our understanding, but whenever you are putting this value for your machine, so you will use the regular expression, not this sign ना. आप इस तरह नहीं शो कीजिएगा, आप regular expression में ही शो कीजिएगा। तो इसके लिए अगर मशीन बनानी हो तो कैसे बनाई जाएगी, तो रूल को फॉलो करते हुए इसकी मशीन अगर डिजाइन करें तो आप कहेंगे देखिए भाई, लेंथ यानी जब तक ट्रू कैरेक्टर ना हो जाए तो आप जो है वो मशीन को फाइनल स्टेट पे लेके नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे यहां से शुरू किया आपने और आपने कहा ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ये मेरा इनिशियल स्टेट होने की वजह से आप यहां से इसको एक टोकन आगे लेके गए और आपने कहा कि चाहे वो ए इंटर करे, एक ही ट्रांजिशन से आपने दोनों को पास कर दिया, या बी इंटर करे, कॉमा लगा के आपने कहा या तो ए इंटर करे या बी इंटर करे, मैं एक नए स्टेट पे चला जाऊं। इससे पता ये चला कि एक कैरेक्टर कंज्यूम हो गया, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक देंगे आप, तो एक कैरेक्टर, हमें दो कैरेक्टर कंज्यूम कराना है, तब ये फाइनल स्टेट पे आए। जहन में ये आ रहा है कि इसको मजीद एक आगे ले जाएं, लेकिन मैं उसको वापस ले आया यहाँ पे इस जगह पे कि अगर मेरे मशीन दोबारा से स्टेट नंबर दिस, इसको 2 नंबर स्टेट कह देते हैं, इसको 1 नंबर स्टेट कह देते हैं, तो चाहे ए दे चाहे बी दे, मैं उसको इस जगह पे ले आऊँ, तो टोटल कितने कैरेक्टर कंज्यूम हो जाएंगे। यहाँ से अगर जाता है ए से, यानी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि बताओ भाई ये जो है ए बी, ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो ये क्योंकि इसकी लेंथ 2 है तो इसको एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ए से वो इस जगह पे आ जाएगा और बी से इस जगह पे, तो ये तो फाइनल स्टेट नहीं है। आप क्या करें, इसको फाइनल भी बना दें, इस इनिशियल को फाइनल भी बना दें। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी। इस इनिशियल को जब आप फाइनल बनाएंगे तो ए से यहाँ आ जाएंगे और बी से यहाँ आ जाएंगे। सपोज करो कि मेरे पास जो टोकन है वो है ए बी बी और ए, सपोज करो ये है, तो 4 कैरेक्टर हैं ये, इसको भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ए से यहाँ चले गए, बी से यहाँ आ गए, फिर बी से यहाँ चले गए और ए से वापस आ गए, तो ये फाइनल स्टेट पे भी आप रुक गए।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको एक्सेप्ट करा लिया, बिकॉज यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द फाइनल स्टेट, इट मींस दिस टोकन विल बी एक्सेप्टेड। लेकिन अगर इसमें कोई 3 कैरेक्टर हैं, ए बी और बी, क्योंकि ये आपने दिया है, अब ये कैरेक्टर आपने 1 पे खड़े हैं, ए से कंज्यूम कराएंगे तो इस जगह पे आ जाएंगे, बी कंज्यूम कराएंगे तो आप इस जगह पे आ जाएंगे, और फिर बी कंज्यूम कराएंगे तो इस जगह से, एंड देन टोकन्स आर कंप्लीटेड, टोकन्स के कैरेक्टर कंप्लीटेड। तो आप जब बाहर निकल रहे हो तो इंटरमीडिएट से कर रहे हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये आसान है। अब ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, लाख कोशिश कर लें ये इवन के अलावा किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑड को रिजेक्ट कर देगा, ऑड लेंथ को रिजेक्ट कर देगा, इवन। ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपने इसकी थ्योरेटिकल मशीन बना ली है। मैंने आपसे कहा था ना, इतनी कॉन्क्रीट होती है कि इसमें गलती के चांसेस जीरो होते हैं अगर आपने सही बनाई है तो। उसके बाद इस मशीन को आप इम्प्लीमेंट कर दें। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने कोड के अंदर, वो भी बता देता हूँ मैं आपको अभी, पहले इसकी समझ लें इसको। अच्छा, जो जहन में हो सकता है कि ये सवालात आ रहे हो कि हम आगे क्यों नहीं गए, वापस क्यों आए और इस जगह पे क्यों आज, तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये लास्ट टाइम बात हो चुकी है हमारी शायद, कि हमारी लैंग्वेज की जो टोकेन्स होंगे वो प्रॉब्ली, इसमें हमने लिखा नहीं है कहीं पे भी, लेकिन नल भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट होगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इस की वजह ये है कि मैथमेटिकली या डिस्क्रिप्शनली जो इसने कहा है कि इवन लेंथ, तो इवन लेंथ का मतलब ये है कि इसके ऊपर होल स्टार लगा हुआ है। होल स्टार का मतलब ये हुआ कि इसको हम ओवरऑल नल भी कर सकते हैं। ओवरऑल नल क्या, ओवरऑल नल जो है वो इवन लेंथ होता है। तो ये लास्ट क्लास में डिबेट हो चुकी है इस बारे में, शायद आपके यहीं हुई थी, मुझे याद आ रहा है, कि जिस कैरेक्टर की लेंथ जीरो हो वो भी इवन कहलाता है, क्योंकि जीरो एक इवन नंबर है। तो नल का मतलब है उसमें ना तो ए है ना बी है, और वो जीरो लेंथ रखता है, तो जीरो लेंथ का मतलब इवन लेंथ, और इवन लेंथ आपकी मशीन का पार्ट है, तो लिहाजा नल ऑटोमेटिकली आपकी मशीन का पार्ट बन गया। और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ये थी जिसकी वजह से मैं इसको वापस लाया हूँ। और उसके अलावा तो बाकी आपको पता ही है कि ए बी हो सकता है, बी बी हो सकता है, और वट एवर जो भी आप इसके अंदर लिखें। जो मेजर कंसर्न है मेरा वो फिलहाल ये वाला नल वैल्यू है। तो इससे जाहिर होता है कि हमारी मशीन में कहीं लिखा हुआ नहीं था कि नल हमारी मशीन का पार्ट होगा, बट जो डिस्क्रिप्शन दी हुई थी उससे जाहिर होता था, और उसी की बेसिस पे हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन भी ऐसी बनाई थी कि यहाँ पे स्टार लिखा था रेदर देन के प्लस लिखें। तो अब इसको भी तो हम ये कहेंगे, गौर सुनिएगा, कि जो टोकन्स होते हैं, इसका मतलब जो लीगल टोकन्स होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन टोकन के की कंजम्पशन पे आपको फाइनल स्टेट पे होना जरूरी है। जो लीगल टोकन्स, यानी डबल ए हो तो आप फाइनल स्टेट पे हो, ए बी हो तो आप फाइनल स्टेट पे हो, तो फिर नल हो तो आप फाइनल स्टेट पे हो, ये भी जरूरी है। क्योंकि अगर जो लीगल टोकन है उसके इख्तिताम पे, उसकी एंडिंग पे आपको फाइनल स्टेट से बाहर निकलना जरूरी होता है। अब आप कहेंगे कि ये सारे चीजों के लिए तो ये सही है, लेकिन नल के लिए क्या होता है कि जब आप नल को इंप्लीमेंट करते हैं अपने डीएफए के अंदर, तो नल ट्रांजिशन अलाउ नहीं है। रूल में लिखा हुआ था कि मैं कहूँ कि हाँ एक नल ट्रांजिशन अलाउ कर दें, ये एनएफए में अलाउ होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक में अलाउ होता है, लेकिन इसमें अलाउ नहीं है। तो इसके लिए जरूरी ये होता है डीएफए में कि जब आप नल की ट्रांजिशन आपकी लैंग्वेज का पार्ट हो, और आप कहें कि नल देने से, हालांकि नल को कैरेक्टर नहीं है, लेकिन नल की प्रेजेंटेशन से आप फाइनल में पहुंच जाएंगे, तो उसका वाहिद सोल्यूशन ये है कि आप इनिशियल को फाइनल बना दें। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही जज कर लिया था कि हमारी लैंग्वेज में नल एग्जिस्ट करता है, तो लिहाजा इनिशियल को फाइनल में होना जरूरी है। तो जो इनिशियल स्टेट थी वही फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने शुरू करते ही, जैसे ही आप इस स्टेट पे आए, और अगर कोई कहता है विदाउट कंज्यूमिंग फाइनल पे पहुंच जाए, तो आप विदाउट कंज्यूमिंग फाइनल पे पहुंच गए। यानी हमने अभी जो जुमला यूज किया था कि हर लीगल कैरेक्टर पे आपको फाइनल होना चाहिए, तो नल को करने की वजह से भी आप फाइनल पे मौजूद ही हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए नल कैरेक्टर, जब भी आपके पास डीएफए में नल कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर कोई नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर, नल इज अ रिप्रेजेंटेशन। तो वो अगर सामने है तो हम उसको इनिशियल और फाइनल को एक स्टेट बना। अब जब इनिशियल फाइनल ये बन गया, तो फिर मैं एक नया स्टेट बनाने के बजाय उसको वापस यहीं लिया हूँ, तो मेरे लिए बेहतर था, तो इसलिए मैंने उसको इस तरह डिफाइन किया। लेकिन अगर यही सवाल, अब मेरा ख्याल समझ में आ रहा हो, नहीं आए तो आप हैंड रेस कर लीजिएगा, आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, वट। अगर यही सवाल थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, और इसको यूं, जैसे आप लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि एक लैंग्वेज जो हमारे पास यहाँ पर आ गई इस तरह से, और अब ये इसके साथ अगर मैं कॉन्किटिनेट कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, जो हमारा पिछला पार्ट है, तो ये एक इवन लेंथ के बजाय ऑड लेंथ वाली लैंग्वेज हो गई। ठीक है? अब जो भी इवन यहाँ से जनरेट होगा, उसमें कोई एक कैरेक्टर
ए या बी एसोसिएट कर दें तो वो आपकी ऑड लेंथ हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज डिफाइन अभी 2 कैरेक्टर पे हुई है, तो आप उसको कहेंगे कि अब ये ऑड लेंथ होगी। अब ऑड लेंथ का मतलब है कि आपके पास मिनिमम जो है वो एक कैरेक्टर होना जरूरी है। अब नल आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, यह सब आपने सोचना होता है, क्योंकि यू आर बेसिकली मेकिंग अ लैंग्वेज और उसकी मशीन भी आप ही बना रहे हैं। तो अब आपकी लैंग्वेज जो है वो कम से कम एक कैरेक्टर जरूर रखेगी, क्योंकि ऑड लेंथ है, तो ए या बी। तो इससे जाहिर होता है कि आप जब हम मशीन को डिजाइन करने जाएंगे तो इनिशियल जो है फाइनल नहीं होगा, बल्कि इनिशियल ही रहेगा, और आप एक कैरेक्टर कंज्यूम करवाएंगे ए या बी। ठीक है, ए या बी। अब इससे ये पता चला कि ए या बी जो आपने कंज्यूम कराया वो जब किसी स्टेट पे पहुंचे, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर भी आपकी लैंग्वेज का पार्ट है, तो इसको फाइनल स्टेट बनाना हमारी कंपल्जन हो जाएगी कि आफ्टर कंज्यूमिंग द सिंगल कैरेक्टर वी शुड रीच टू एट द फाइनल स्टेट। हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। उसके बाद अब अगर कोई दूसरा कैरेक्टर आ जाता है, यानी ए के साथ बी आ जाता है, तो इसको हमें एक्सेप्ट नहीं कराना है। तो आप रेदर देन कि एक नया स्टेट बनाए, इसको वापस ले आए यहाँ पे। तो आप कहेंगे देखिए भाई ये होगा क्या कि ए बी जो है, अगर आपके पास ए है तो यहाँ पे चले गए और बी है तो यहाँ आ गए। तो अब अगर ये दो कैरेक्टर पे कंसिस्ट करता है तो ये इवन है, हम बना रहे हैं ऑड की मशीन। तो फाइनल में जब बाहर आए, जब ऑड लेंथ पूरी हो जाए, तो इस वक्त ये दो कैरेक्टर से जब बाहर आएगा तो दिस इज नॉट अ फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट के बगैर बाहर आ जाएंगे तो कहेगा रिजेक्ट हो गया ये। लेकिन आप ए बी बी को देखें तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आप जब ए से यहाँ जाएंगे, बी से यहाँ जाएंगे और फिर बी से यहाँ जाएंगे, तो फाइनल स्टेट से बाहर होंगे और ये एक्सेप्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली a machine which is even length। ये सॉरी ऑड लेंथ, ये एक ऑड लेंथ की मशीन है जो हमारे सामने यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात। इस तरह से छोटी छोटी मशीनें बना के हमारी जब एक्सपर्टीज आ जाएंगी, तो फिर हम इसको जो है वो किसी ऐसे रियलिस्टिक मशीन के साथ एसोसिएट कर देंगे जो हम देखते हैं नॉर्मली। बेंडिंग मशीन हो गई, कंपाइलर की मशीनें हो गई। तो जब हमें ये बनाने आ जाएगा, और अच्छा इसमें एक सवाल रेज होता है, मैं आपको अभी वो भी अभी रेज कर देता हूँ। पहले मैं इसकी ट्रांजिशन टेबल आपको समझा दूँ कि हाउ टू मेक द ट्रांजिशन टेबल। तो ट्रांजिशन टेबल किस तरह बनेगा इन चीज़ों का। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि मैंने एक मशीन जो कि अभी हमने डिज़ाइन की थी, और वो कुछ इस तरह से थी कि यहाँ से शुरू किया जो पहली मशीन थी, और अगर किसी ने बी से स्टार्ट ले लिया तो वो एक ऐसे स्टेट पे ले जाता था जो कि गार्बेज था, ये स्टार्ट स्टेट है। और आप एक ऐसे स्टेट पे आ जाएंगे जो गार्बेज है, यानी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते आप जिस स्टेट। और एक और स्टेट पे आप चले जाएंगे अगर ए से शुरू किया, और वो फाइनल स्टेट है, और यहाँ से आप इसको ए बी जो है वो दे देंगे, ए कॉमा बी। तो ये आपके पास जो है वो फाइनल स्टेट। इस तरह से आपने अपने जो है वो सवाल को जो है सिंपल। अब इसको यकीन ये डिटर्मिनिस्टिक भी है, इसको सवाल को सॉल्व भी करना है, तो इसके लिए एक ट्रांजिशन टेबल बनता है। ट्रांजिशन टेबल टीटी लिख रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल में ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल इस तरह बनाया जाता है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो वी आर नॉट आस्किंग बेसिकली दिस ग्राफ। आपको याद होगा कि जब ग्राफ थ्योरी हम पढ़ते हैं, ग्राफ थ्योरी से मुराद है जब DAA का कोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें जब ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो हम डिज़ाइन सारा इसी तरह ग्राफ बनाते हैं। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसमें 2-3 बेसिक मेथड हैं जिसके थ्रू हम डेटा इनपुट लेते हैं, जिसमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। ठीक है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में आप वर्टेस एजेस दे सकते हैं, या फिर लिंक लिस्ट मेथड है। तो इन मेथड से आप डेटा इनपुट करते हैं। सिमिलरली अगर आप, ये तो हमारे समझने के लिए एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस मशीन, अगर आप इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं इस मशीन को, तो वी नीड सम डेटा स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा, यानी इसकी कोई डेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन हो चाहिए, जिसे हम ट्रांजिशन टेबल कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर वो वाहिद तरीका है जिसमें आप डेटा को मेमोरी को देते हैं, और वो मेमोरी को कहते हैं कि इसके ऊपर अब जो भी एप्लीकेशन अप्लाई करना है वो कर लो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोरिलेशन, और व्हाटएवर जो भी रिलेशन आपने लगाना है वो लगा लें। तो डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है हमेशा आपको डेटा के ऊपर मैनिपुलेशन कराने के लिए। हमारी लैंग्वेज के कैरेक्टर दो हैं, लिहाजा आप कह देंगे ए और बी दो कैरेक्टर हैं। हमारी लैंग्वेज की स्टेट्स 3 है, 1, 2 और 3। तो आप बता देंगे उसको इसकी रोज में कि हमारे पास 3 स्टेट हैं, 1, 2 और 3। ये 3 स्टेट्स हैं, और इसमें यहीं पे मेंशन कर देते हैं कि ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन टेबल ऑफ योर ग्राफ। ग्राफ में थोड़े आसानी से नजर आता है इस टेबल के मुकाबले में, टेबल इंप्लीमेंटेशन में आसान होती है। फिर यहाँ बता देते हैं कि 1 पे स्टैंड करते हैं, ए देंगे तो कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पे बता देंगे कि 3 पे चले जाएंगे। 1 पे खड़े हैं, बी देंगे कहाँ जाएंगे, आप कह देंगे 2 पे चले जाएंगे।
और 2 पे खड़े हैं, ए दें या बी दें 2 पे रहेंगे, और 3 पे खड़े हैं, ए दें या बी दें 3 पे रहेंगे। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ग्राफ। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है ये। तो आपने यहाँ पर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट के अंदर दे दिया कि वेन एवर दीज आर द बेसिकली योर स्टेट। सेट ऑफ स्टेट का मतलब है रिपीटेशन नहीं होगी, सेट ऑफ कैरेक्टर का मतलब है रिपीटेशन नहीं होगी। तो ए और बी आपने यहाँ पे दिया, और आपने कहा कि अगर 1 पे स्टैंड करते हैं तो ए देंगे 3 पे रहेंगे, 1 पे खड़े बी देंगे तो 2 पे चले जाएंगे, और उसके बाद 2 पे खड़े हैं कुछ भी दें। तो ये एक ऐसी मशीन की ट्रांजिशन टेबल है जो ए से एक्सेप्ट कराने में इस्तेमाल हो, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम अपनी दूसरी ट्रांजिशन मशीन की बात करते हैं, जो कि अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, इवन नंबर का, तो ये भी बहुत आसान है कि ये इनिशियल स्टेट है और यही फाइनल स्टेट है, इसका नाम हमने 1 कर दिया। और आपने कहा कि भाई यहाँ से आपने ए और बी से जो है ट्रांजिशन की, तो इस स्टेट पे आ गया जो कि इंटरमीडिएट स्टेट है, इसका नाम हमने 2 सजेस्ट कर लिया, और ये वापस आ जाएगा, ए और बी अगर दें तो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी ट्रांजिशन टेबल अगर बनाने की बात करें तो दिस अगेन ए बी, और 2 ही स्टेट हैं 1 और 2, बट 1 जो है वो इनिशियल भी है फाइनल भी है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया इसको। ए पे खड़े हैं, ए देंगे तो यहाँ पे 2 पे चले जाएगा, बी भी देंगे तो 2 पे चला जाएगा, और 2 पे खड़े हैं तो 1 पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली इनिशियल ट्रांजिशन टेबल ऑफ योर। और अगर देखा जाए तो 2 डायमेंशनल एरे जो है वो ये नज़र आ रहा है हमें, और अगर पाइथन पे लिखें तो ये एक लिस्ट टाइप की होगी, क्योंकि लिस्ट सिमिलर टू डायमेंशनल, और इसमें आपने सारे साइन वाइन भी, क्योंकि एरे जो है वो होमोजेनियस होता है तो उसमें ए बी का लिखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लिस्ट ले लें तो आसानी इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ट्रांजिशन टेबल है। ये आप अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे कि मैं कोड से इम्प्लीमेंट करूं, तो आपको ये रिक्वायर्ड है रेदर देन ये, तो आप इसको देखते हुए जो है अपने कोड को लिख सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जो हमने अपने रूल को फॉलो करते हुए जो है डिज़ाइन किए, और कह दिया कि भाई ये रूल हैं जिसके बेसिस पे हम इस सवाल को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं और करना चाहिए। अब आगे अगर आपसे कोई कहता है कि हमें जो है वो फर्दर कुछ क्वेश्चंस है, तो वो तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई मसला तो नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। मैं इसको एक दफ़ा थ्रो कर देता हूँ बस स्लाइड्स को, कि किस तरह से ये काम कर रहा है। जैसे ये सवाल है कि ए से शुरू हो तो बी पे एंड हो, ए पे ही एंड हो, या अगर वो बी से शुरू हो तो बी पे एंड हो। एक ऐसी लैंग्वेज है कि आइदर स्टार्ट विथ ए देन शुड एंड विथ ए, आइदर स्टार्ट विथ बी शुड एंड विथ बी। ये एक लैंग्वेज है, इसके लिए आपने बनाना है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ शायद यहाँ पे इसी के लिए है। ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हुआ, और जितने भी ए आएंगे वो यहीं पे भेज देगा, ठीक है। और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद जितने बी आएंगे उसको यहीं रख रहा है, और उसके बाद ए आ जाए तो नहीं, ये बेसिकली जो लैंग्वेज है वो सिर्फ ए पे एंडिंग वाली लैंग्वेज है। ये जो लैंग्वेज है ये वाली लैंग्वेज को इन्होंने डिज़ाइन किया है। इसके लिए भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, शायद इन्होंने ये दिया हुआ है बल्कि आगे, कि ए से स्टार्ट हो रहा है तो एक पाथ बना दिया, बी से स्टार्ट हो रहा है अगला पाथ बना दिया, ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड कराया आपने, ठीक है। ए से स्टार्ट हुआ, फिर ए से स्टार्ट हुआ यहाँ पहुँच गए, बी से बी आया तो उसी स्टेट पे घुमा दिया, फाइनल में आने के बाद बी आया तो वापस ले गए, क्योंकि ए से स्टार्ट होगा तो ए पे एंड होना ज़रूरी है। सिमिलरली अगर बी पे स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड होना ज़रूरी है, और अगर इस स्टेट पे फाइनल स्टेट ए आ जाता तो वापस आ गया। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली दिस टाइप ऑफ द लैंग्वेज। इस टाइप की लैंग्वेज को जो है इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। अगर कोई इशू है तो बता दें, मैं इसको मजीद फर्दर मैं बहुत ही ईजी लेके समझा रहा हूँ कि आपको आता होगा, ताकि आप आगे की तरफ हम बढ़ जाएं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर, क्लियर है सर। वेरी गुड। ताकि हम इस से निकल जाएं। अब हमारा एक सेट ऑफ प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है, अब हम दूसरे सेट ऑफ प्रॉब्लम की तरफ जाएं। देखिए ये एक क्वेश्चन है कि ए प्लस बी स्टार और ए बी और ए प्लस बी स्टार, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन में देख लें या कहीं भी देख लें कि आपके पास एटलीस्ट एक डबल ए कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। मतलब डबल ए का मतलब ये नहीं है कि आप टोकन इस तरह दे सकते हैं कि आपके टोकन में चाहे वो स्टार्ट में हो, चाहे वो एंड में हो, या कहीं पे भी हो, लेकिन एटलीस्ट एक डबल ए कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। यानी हो सकता है कि सिर्फ डबल ए की कॉम्बिनेशन हो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या ट्रिपल ए की कॉम्बिनेशन हो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर बी ए हो तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी मिनिमम एक डबल ए की कॉम्बिनेशन आना ज़रूरी है।
तो वो एक्सेप्ट होगा। देखें ये हार्ड कोडेड है, उससे पहले और उसके बाद में स्टार के साथ लगा हुआ है। यानी अगर डबल ए आ चुका है तो अब आप ये तय कर लें कि आपने अपने स्टेट को एक्सेप्ट करा लेना है। तो मैं अगर इसको मतलब हम खुद, मैं आपको सिर्फ ये एक समझा देता हूँ कि अगर खुद डिज़ाइन करने की बात करें तो इसकी डिज़ाइनिंग किस तरह होनी चाहिए। यहाँ बना लेते हैं जगह यहाँ पे। तो यहाँ पे हम उस अभी जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन था उसके बेसिस पे ये बात हो रही थी। यहाँ पे लिखता हूँ ए और प्लस बी, राइट, का स्टार, और इसी तरह से फिर डबल ए का आना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद ए प्लस बी स्टार। दिस इज आवर लैंग्वेज। और क्योंकि दो ही कैरेक्टर पे कंसिस्ट करती है, अभी हम इजी इजी यानी प्रॉब्लम्स को पिक किया हुआ है हमने, 2 कैरेक्टर्स प्रॉब्लम, और बुक में भी नॉर्मली 2 कैरेक्टर प्रॉब्लम को ज़्यादा कैटर है। तो इसकी अगर मशीन बनानी तो याद रखिएगा जो हार्ड कोडेड है जिस पे आपको फोकस करना है वो डबल ए है। तो इसको इस तरह से सोचते हैं हम कि आप पहले ए से एक स्टेट पे चले जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं सोचा, ना इसको सोच रहे ना इसको सोच रहे, सिर्फ इसी को सोच के बना रहे हैं जो इसका ए से स्टार्ट करके एक स्पेसिफिक स्टेट पे चले जाएंगे, और अगले ए से स्टार्ट करके एक स्पेसिफिक ए पे पहुंच जाएंगे। जहां पहुंचेंगे वो फाइनल स्टेट होगा, जहां से शुरू करेंगे वो इनिशियल स्टेट होगा। यानी दो, क्योंकि देखें ये भी नल हो सकता है ये भी नल हो सकता है, तो डबल ए का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आपने कहा डबल ए फाइनल में पहुंचने का कोई और रास्ता तो है ही नहीं 2A कंबाइन के अलावा। तो जब तक 2A कंबाइन नहीं आएगा फाइनल पे नहीं पहुंचेंगे। पहुंच गए, अगर 2A कंबाइन के साथ फाइनल पे पहुंच गए तो उसके बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद इसमें से कोई भी कैरेक्टर आता रहे आपको फाइनल में ही रहना है, क्योंकि आपने अपनी रिक्वायरमेंट जो बेसिक टेस्टिंग थी वो पूरी कर ली। तो ये मैं इसको देख के डिज़ाइन कर रहा हूँ कि 2A आया, आप फाइनल पे चले गए, उसके बाद इसमें से जो भी कैरेक्टर जनरेट हो, अब आपको फाइनल से इसलिए नहीं निकलना है क्योंकि आपने बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर लैंग्वेज पूरी कर ली है कि 2A आया था तो फाइनल में पहुंचे थे। अब मसला सिर्फ इस वाले पार्ट का है कि ये कैसे हैंडल होगा कि ए और बी किस तरह से आपके पास आएंगे। तो आपने कहा क्योंकि हमें रूल को भी फॉलो करना है, अगर रूल फॉलो नहीं करते तो हमारा ऑटोमेटा इनफ था, लेकिन रूल को भी फॉलो करना है कि हर स्टेट में से ए बी की ट्रांजिशन होना ज़रूरी है। तो इस स्टेट में ए की ट्रांजिशन हो गई, बी की ट्रांजिशन नहीं हुई है, तो लिहाजा बी के लिए यहाँ पर लूप चला दें, क्योंकि आप आगे इसलिए नहीं बढ़ सकते कि आपको ए और ए होना ज़रूरी है। और इस स्टेट पे आपको बी की ट्रांजिशन से कहाँ जाना चाहिए, तो मैं इसमें बीच में एक गुमान ही होता है कि लूप लगा दे सर। तो लूप लगाने से सारी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ ही हो जाएगी कि मैं यहाँ से चला, चलो एक बी ले लिया, फिर यहाँ से ए से आगे गया, और फिर अगर अगला ए ले लिया तो फाइनल पे पहुंचना मेरे लिए सही है। लेकिन अगर ए ले लिया और बीच में उसके साथ एक बी कॉन्किटिनेट करा के फिर ए ले लिया, तो ये हो जाएगा ए बी ए, और वो जो हमारा मेन मोटिव था इसको बनाने का कि डबल ए के बगैर ना पहुंचे, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब ये बी को बीच में कॉन्किटिनेट करा के फाइनल तक पहुंच सक रहा है। लिहाजा ये बी यहाँ पे सही नहीं है। इस बी के थ्रू हम इसको वापस ले जाएंगे। वेन एवर यू विल गेट बी ओवर हेयर यू विल टेक इट बैक यहाँ, तो यहाँ पे आ जाए, ताकि आपका ये डबल ए का जो थीम है वो एज इट इज रहे, कि जब तक डबल ए की एक पैकेज पूरा ना हो जाए आप फाइनल पे ना जा सकते। तो दिस इज, अब आप देख लें हमारे सारे रूल भी फॉलो कर रहे हैं कि स्टार्ट स्टेट ये है, स्टार्ट स्टेट में से एक ट्रांजिशन ये जा रही है, एक ट्रांजिशन ये आ रही है, फिर इस वाले स्टेट में जिसका नाम हम 2 सजेस्ट कर लेते हैं, इसमें भी एक ए की ट्रांजिशन यहाँ जा रहा है और बी की ट्रांजिशन यहाँ जा रही है, और फाइनल स्टेट को अगर हम 3 स्टेट कह दें तो इसमें भी ए की ट्रांजिशन और बी की ट्रांजिशन, दोनों की ट्रांजिशन से वो अपने आप पे रखा। दिस इज कॉल्ड बेसिकली डबल ए कॉम्बिनेशन लैंग्वेज, यानी एक एटलीस्ट डबल ए होना ज़रूरी है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस, और आसान और मुश्किल, ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आप इसको बनाने की कोशिश करें कि ए प्लस बी, एक मशीन जो कि डी एफ ए टाइप बने, तो ए प्लस बी स्टार और एक बी आ जाए यहाँ पे, और फिर ए प्लस बी। आप ये कर लीजिए और देखें कि इसकी मशीन आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, ये चेक कर लें खाली। आइदर यू कैन मेक अ मशीन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द, इस जो इसकी अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसकी अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो वो ये कहता है कि सेकेंड लास्ट करेक्टर बी होना ज़रूरी है। तो ये हम पहले डिज़ाइन कर चुके हैं, अब इसको देख लीजिए, आप बनाने की कोशिश करें जब तक मैं 1-2 मिनट आपको दे देता हूँ।
अब अगर हम इस पे बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो अप्लाई करें कि हर स्टेट पे हर एक की ट्रांजिशन होनी जरूरी है, तो क्या क्या मिसिंग है। स्टेट नंबर 1 पे बी की ट्रांजिशन मिसिंग है, देखिए सोचेंगे इसी तरह से तो आप काम कर सकेंगे, अदरवाइज तो फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे। स्टेट नंबर 2 पे ए की ट्रांजिशन मिसिंग है, स्टेट नंबर 3 पे बी की ट्रांजिशन मिसिंग है, स्टेट नंबर 4 पे जो है वो ए बी दोनों की ट्रांजिशन मिसिंग है। इस तरह से आप इनको फिल करेंगे ताकि आपके आप कहें भाई हो गया मसला तो ये गलत है। तो अब बी की ट्रांजिशन 1 पे मिसिंग है तो आप कहेंगे भाई हमारा ऑटोमेटा बी से भी स्टार्ट हो सकता है, आपने बी यहाँ लिख दिया, तो बी यहाँ लिखा तो उसका मतलब ये है कि आप फाइनल पे पहुंचेंगे तो ए बी ए से ही पहुंचेंगे। आप फाइनल में किसी भी सूरत में ए बी ए के अलावा नहीं पहुंच सकते, ये आपकी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो अभी भी अगर बी को यहाँ पे लूप लगा दिया तो फाइनल में आप ए बी ए से ही पहुंचेंगे, ये बात सही हो गई। स्टेट नंबर 2 पे चले गए, स्टेट नंबर 2 में ए की मिसिंग है, तो ए से आप आगे आए और ए का ही लूप यहाँ चला दें, तो इससे ये होगा कि चाहे जितनी भी ए पीछे से जनरेट हो रहे हो और यहाँ पे जनरेट हो, उसके बाद बी ए आएगा तो फाइनल पे जाएंगे, यानी यूं हो जाए बहुत सारे ए आ जाएं लूप की वजह से, लेकिन उसके बाद बी और ए आएगा तो आप फाइनल पे जाएंगे, बी और ए आएगा तो फाइनल, तो आखिर में जो है वो ए बी ए हो, तो लिहाजा यहाँ पे ए का लूप लगाना भी कोई डेंजरस नहीं है। अब आपने 1 पे रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, 2 पे रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, अब आइए 3 पे रिक्वायरमेंट। 3 पे वो कह रहा है बी की ट्रांजिशन। अगर आप ये कह दें ना कि बी पे भी लूप लगा दूं, बिल्कुल ऐसी तरह से कि आप ना समझें कि मुझे करना क्या है और आप बी पे भी लूप लगा दें, तो ये गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ बी पे लूप लगाना गड़बड़ क्यों होगा। अगर आप बी पे लूप लगा देते हैं तो आप देखें कि जब फाइनल पे आप जा रहे होंगे तो ए, चाहे बहुत सारे ए, लेकिन फिर बी, फिर यहाँ पे बहुत सारे बी भी ले सकेंगे आप, यानी अगर मैं बी का लूप यहाँ लगा देता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं कि सब पे लगा रहे हो तो यहाँ पे भी लगा दें, तो नाउ वी कैन रीच ए, यानी अगर आप ए फिर बी लें और आप कई बी ले सकते हैं और फिर ए, तो आपका जो फाइनल स्टेट पे जाने का मोटिव है कि ए बी ए से जा सकते हैं, उसके अलावा भी आप कई तरीकों से फाइनल पे जा सकते हैं कि बी बी ए से भी फाइनल पे चले गया। तो लिहाजा इस वक्त यहाँ पर थर्ड स्टेट के ऊपर बी का लूप लगाना फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो क्या करना चाहिए हमें, थर्ड स्टेट पे बी आ जाए तो हम क्या करें। आप कहें थर्ड स्टेट पे अगर बी आ जाए तो आप इसको दोबारा से इनिशियल पे भेज दें, क्योंकि इस वक्त और कोई चांस हमारे पास नहीं है और हम इसको इनिशियल पे भेज देंगे ताकि दोबारा से ये ए बी ए रीड करे, ठीक है, और उसके बाद फिर ये फाइनल पे आने को, यानी यहाँ पे आते आते तक वायलेशन हो गई और आपने कहा बी आ जाए तो आप दोबारा इसको इनिशियल स्टेट पे भेज दें। अब स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 4 की क्या रिक्वायरमेंट है। स्टेट नंबर 4 की रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ पर ए और बी दोनों मिसिंग है अभी, तो अब सवाल ये है कि ए से कहाँ भेजूं। तो देखिए हमारा फाइनल ए बी ए पे होना चाहिए। अगर मैं इसको यहां से उठा के इस जगह पे भेज देता हूं ए की ट्रांजिशन से, तो देखें ए की ट्रांजिशन ये हो गई, फिर बी की ट्रांजिशन ये होगी और फिर ए की ट्रांजिशन ये होगी। तो फाइनली जब आप फाइनल स्टेट पे आएंगे तो ए बी ए से ही आएंगे, इसके अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। यानी व्हेनेवर यू स्टैंड एट स्टेट नंबर 4, तो आप इसको वापस कहाँ भेजें, ए से, तो आप ए से उसको यहाँ भेज देंगे। तो अब आपके पास ए की ट्रांजिशन हो गई, उसके बाद ये वाली बी की ट्रांजिशन हो गई और फिर ए की ट्रांजिशन हो गई, तो आप फाइनल स्टेट पे पहुंच सकेंगे। तो फाइनली ए बी ए पे ही फाइनल स्टेट पे आप जा सकेंगे। अब अगर यहां से बी की ट्रांजिशन कराना चाहते हैं, बी की ट्रांजिशन, तो बी की ट्रांजिशन से कहां जाएंगे आप ये सोच लीजिए। आप कहेंगे भाई फौरन से कह देंगे इनिशियल भेज दो, क्या इनिशियल पे भेजना मुनासिब है। यस सर, इसको रीसेट होने की जरूरत हो जानी चाहिए। ए बी नहीं सर, ए बी और ए सर थर्ड पे। थर्ड पे, क्योंकि देखो यहां से हम इसको थर्ड पे भेज देंगे, ये सब आपको सोचना है ना, क्योंकि आप मशीन बना रहे हैं, यू आर द कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो आप यहाँ पे इसको बी से यहाँ भेज देंगे। इसकी वजह क्या है, देखिए आप जब फाइनल पे पहुंचे होंगे किसी भी तरीके से ए बी ए से पहुंचे होंगे और मजीद कैरेक्टर आप कंज्यूम करना चाह रहे होंगे और इसके बाद फिर एक बी आ जाता है, तो देखिए ये वाला ए तो आपने रीड किया होगा ना, जब आपने ए बी ए से यहाँ पहुंचे तो ये वाला ए रीड किया, लेकिन एक बी और आ गया, तो आपने कहा एक बी और आया तो यहाँ चले गए, ये आ गया बी, तो कहाँ चले गए, थर्ड पे। अब अगर एक ए आ जाए तो फाइनल पे होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ए बी ए पे फाइनल होना चाहिए। तो देखिए दोबारा से ए बी ए बन गया, पिछले वाले ए को मिला के और आगे वाले दो करेक्टर। तो इस बी से आप यहाँ पे जंप करेंगे, तो ये ना सोचें कि बी से यहाँ जंप करने से
आप जो है वो सिर्फ बी रीड कर रहे हैं, पिछले वाले कैरेक्टर को भी काउंट करें, ये ए रीड हो चुका है, ये वाला बी रीड हुआ और फिर ए से फाइनल। नाउ योर ऑटोमेटा इज कंप्लीटेड, आपका ऑटोमेटा अब कंप्लीट हो, कहीं पे कोई वायलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप इसको देखें और इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लें। ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे इसको बेसिकली इस तरह मैं लिस्ट डाउन करता हूँ, अगर एक डिफरेंट कलर से अगर आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करें इसको, तो आप कहेंगे मेरे पास कैरेक्टर दो हैं, ए और बी, और स्टेट मेरे पास चार हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट 4 है। और उसके बाद मेरे पास ट्रांजिशन कुछ इस तरह से है कि अगर मैं 1 पे स्टैंड करता हूं और ए दूं तो मैं 2 पे चला जाऊंगा, और 1 पे स्टैंड करता हूं और बी दूं तो 1 पे ही रहूंगा, और 1 पे स्टैंड कर 2 पे स्टैंड करता हूं ए दूं तो 2 पे ही रहूंगा। सॉरी यार, इधर ऊपर नीचे लिख रहा हूं मैं। और 2 पे स्टैंड करता हूं बी दूं तो 3 पे चला जाऊंगा। ये ट्रांजिशन टेबल बना रहा हूं उसका मैं। 3 पे स्टैंड करता हूं ए दूं तो 4 पे चला जाऊंगा, और 3 पे स्टैंड करता हूं और बी दूं तो मैं 1 पे आ जाऊंगा, एंड 4 पे स्टैंड करता हूं और ए दूं तो मैं ए देने से 2 पे आ जाऊंगा, और 4 पे स्टैंड करता हूं बी दूं तो मैं 3 पे आ जाऊंगा। दिस इज योर ट्रांजिशन टेबल, और ये 2 है। देख लें किसी भी स्टेट पे किसी कैरेक्टर की मिसिंग नहीं है, और कहीं पे दो ट्रांजिशन भी नहीं हो रही। दिस इज कंप्लीट, दिस इज योर कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल। ये आपकी एक कंप्लीट ट्रांजिशन टेबल है, और इसको इंप्लीमेंट करना भी मैं नहीं सिखा रहा। आप अभी पहले इसको बनाना तो सीख लें और ऑटोमेटा की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मैं कुछ सवालात आपको दूंगा करने के लिए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करके उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन और उसका ऑटोमेटा डिजाइन करें। दिस इज वन सेट ऑफ एग्जाम्पल, वन सेट ऑफ एग्जाम्पल मतलब ये एक लैंग्वेज है, उसका नाम अभी मैंने सजेस्ट नहीं किया। इसको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जो नॉन रेगुलर होती हैं, अभी हम उस पर भी जंप करने जा रहे हैं आज की क्लास में ही, ब्रेक के बाद। तो अब जाहिर है कितनी प्रैक्टिस हम करें, ये तो पूरा एक कोर्स है, और हम अपने कोर्स को छोड़े बगैर इसकी प्रैक्टिस में तो नहीं लग जाएंगे, तो एक लिमिट पे आके हम रुक जाएंगे। मैंने आपको आइडिया दे दिया है, सवालात दे दूंगा, प्रैक्टिस करना अब आपका काम है। अगर आपको याद नहीं है तो आप कहीं से ट्यूटोरियल देख लें, ठीक है, और अगर याद है तो आप उसी के बेसिस से प्रैक्टिस कर लें, एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। मैं एक इनफ टाइम तक उसको पढ़ा सकूंगा, उसके बाद मुझे आगे मूव करना जरूरी है, क्योंकि मैं अभी एनएफए को भी नहीं पढ़ाऊंगा, एनएफए का सिर्फ आइडिया दूंगा, और फिर मैं नॉन रेगुलर लैंग्वेज की तरफ जंप कर जाऊंगा, ताकि हम अपनी 4th क्लास में ट्यूरिंग मशीन तक पहुंच जाएं, 4th या 5th क्लास में, ताकि आपको जो मिड टर्म एग्जाम हो तो उसमें ट्यूरिंग मशीन का कुछ पार्ट आपको आता हो, तो मशीन की डिफ्रेंशिएशन समझ में आती हो। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो लोग नहीं पढ़े हुए, जिन्होंने या भूल गए हैं, तो उनको पता हो कि कितने टाइप की डिफरेंट मशीनें हमारे सामने से गुजर रही हैं और हम कब पहुंचे ट्यूरिंग मशीन तक। तो वो ये बेसिकली मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। इसमें 2 सवालात और हैं, मैं मजीद सवालात भी आपको दे दूंगा। कहता है कि डी एक ऐसी, अरे यार कंट्रोल सी, ये रहने देता हूँ मैं, इसको रहने देते हुए ये पढ़ लो जरा सा, जो मैं ब्लैक में लिखा हुआ ना उसको मैं रीड करता हूँ, क्योंकि डी जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। डी एक ऐसी मशीन है जो कि सी का कॉम्प्लीमेंट है। सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि सी जिस पे एंड हो रहा था डी उस पे एंड नहीं होगा, और सी जिस पे एंड नहीं हो रहा था डी उस पे एंड होगा। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट मशीन, यानी रिवर्स मशीन। यानी दोबारा अगर आम जबान में बात की जाए, जब बार लग जाए, उसका मतलब ये है कि जिन टोकन को, गौर सुनिए क्या कह रहा हूं, जिन टोकन को सी एक्सेप्ट कर रहा था डी उसको रिजेक्ट कर दे, और जिन टोकन को सी रिजेक्ट कर रहा था डी उसको एक्सेप्ट कर ले। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट मशीन। तो डी एक कॉम्प्लीमेंट मशीन है सी का, वेयर सी इज अ लैंग्वेज इन द प्रीवियस पार्ट दैट इज डी कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दैट डू नॉट एंड ए बी ए। इन्होंने शॉर्टकट में बता दिया कि ए बी ए पे एंड ना हो, तो मैंने क्या कहा, सी जिसको एक्सेप्ट कर रहा था डी उसको एक्सेप्ट ना करे, और सी जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था डी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो सी किसको एक्सेप्ट कर रहा था, ए बी ए को, तो अब डी ए बी ए को एक्सेप्ट ना करे। बहुत आसान है, जब ना करने का वर्ड इस्तेमाल हो तो आप पहले करने वाला डिजाइन किया करें कि क्या एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये समझाना मकसद ये है कि अगर वो कहा जाए, अगर सवाल यूं दे देता, इन सबको कट करके, और सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये आपको समझा रहा हूं, मैं पूरे सवाल को कट करके सवाल ये दे देता कि डी कैन नॉट एक्सेप्ट ए बी ए, ये जुमला दे देता आपको, और ये कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट का सारा चक्कर छोड़ देता समझाने।
तो आप कहते हैं यार ए बी ए को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक बहुत डिफिकल्ट काम है, तो आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में ही सोचते। हाउ यू विल थिंक, सोचते इस तरह से कि पहले में जो इसने एक्सेप्ट ना करने के लिए कहा है, पहले उसको एक्सेप्ट करने वाली मशीन बना देता हूं, वो आसान है। तो अगर वो कहता है कि डी एक ऐसी मशीन है विच कैन नॉट एक्सेप्ट ए बी एट द एंड, ऐसे टोकन को एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसके एंड में ए बी ए हो, तो आप कहते हैं कि मैं पहले ऐसी मशीन बनाऊं जो कि ए बी ए को एक्सेप्ट करे। तो वो बना लिया हमने, और ये गालबन सी का नाम भी दे दिया इसको हमने। अब डी एक ऐसी लैंग्वेज है जो इसको एक्सेप्ट ना करे ए बी ए की एंडिंग को, तो आपका काम सिर्फ ये है कि जो इसका फाइनल स्टेट है उसका फाइनल यहां से खत्म कर दें, यानी अब ये फाइनल नहीं है, और जो फाइनल नहीं है उसको फाइनल बना दे। ये फाइनल हो जाएगा, ये फाइनल हो जाएगा, और ये भी फाइनल हो जाएगा। all those intermediate state which are not final make a final states, and final state should an intermediate state। जब ये कर देंगे तो अब आप देखें ए बी ए से आप इंटरमीडिएट पर रुक जाएंगे, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगा फाइनल पे होंगे, क्योंकि ए बी ए के अलावा सारे ऑप्शन एक्सेप्टेबल है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट मशीन। सर इसमें ना जो फोर्थ स्टेट है उसकी ए कोमा बी को फिर ना क्लोजर करना होगा मैं फोर्थ पे, क्योंकि हमारी वो है कि ए बी ए आ गया तो अब ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना, हमने फाइनल हटा दिया ना इसमें से। सर लेकिन अगर मैं इसके दूसरे कॉम्बिनेशन की मदद से क्या नहीं कर पाऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं कर पाएंगे, करके देख लें, आप अच्छा ट्राई कर लीजिएगा तो आप। जी ठीक है सर जी। क्योंकि मैंने इसका फाइनल हटा दिया। अब मैं 4 पे गौर सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, हम 4 पे सिर्फ उसी वक्त पहुंच रहे थे जब ए बी ए रीड हो रहा था, और हमने उसका फाइनल ही हटा दिया वहां से, तो ए बी ए से हम फाइनल पे पहुंच ही नहीं सकेंगे किसी भी कॉम्बिनेशन में। अब ए, क्योंकि इस पूरे मशीन में जहां पर भी ए बी ए रीड हो रहा था उसको फाइनल पे पहुंचा दिया था हमने, और अब हमने 4 को फाइनल कहना ही छोड़ दिया। तो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी ए शुड लीड्स टू 4, वो 4 पे जाएगा जो कि नॉन फाइनल है। अदर देन द ए बी ए लीड्स टू अदर स्टेट्स, किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं जो कि फाइनल है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास मशीन जो है रेडी हो गई। तो नटशल ये निकला कि जब आपकी मशीन में कहा जाए कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो पहले आप उसको एक्सेप्ट कराएं, और उसके बाद उसको फाइनल को नॉन फाइनल करके जो है, जो मैंने तरीका बताया वो कर दें। ठीक है, मैं यहाँ पे नमाज ब्रेक ले लेता हूँ क्योंकि 3 मिनट रह गए, वजू वगैरह भी करना है। हम जो है वो 1:55 पे या 1:50 पे ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद फिर क्लास कंज्यूम करेंगे, और फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनल ऑटोमेटा पढ़ के आगे की तरफ पढ़ेंगे। सवालात मैं आपको प्रैक्टिस के दे दूंगा, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है भाई, इनकी प्रैक्टिस मैं नहीं करा सकूंगा ज़्यादा। ठीक है, मैं ये बंद कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँगा 1:55 पे। अल्लाह हाफिज़।